Hello everyone. Again I welcome you all on our YouTube channel पेडी क्लासेस। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, लास्ट के दो वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी ये मेंशन कर चुके हैं कि हम क्लास 12th के साथ साथ क्लास 11th का फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे और हर एक दिन एक क्लास फिजिक्स की और एक क्लास हर एक दिन एक क्लास 11th क्लास फिजिक्स और एक क्लास 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी। तो दो क्लास 12th क्लास की होने के बाद में अब वो शुभ घड़ी आई है कि हमें 11th क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ बच्चों की जो कांटेक्ट में हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके जूनियर्स हैं, उनकी डिमांड भी थी कि हम 11th क्लास भी साथ में स्टार्ट करें। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स। कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास फिजिक्स के अंदर, एक बार चर्चा नहीं करेंगे। पहले थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल्स या रियल लाइफ स्टोरी पे जाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। पुराने टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था, तो पहले उसका रीज़न जानते हैं कि आखिर क्यों लोगों ने भौतिक विज्ञान के अंदर इस चैप्टर का जन्म दिया। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दें, आजकल वैसे भी खेती का टाइम चल रहा है, कटाई का, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मान लेते हैं एक किसान है जिसने बहुत सारी खेती की है इस बार और खूब अनाज हुआ है उसके खेत में। ये अनाज का ढेर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया अनाज का ढेर है। ये अनाज का ढेर, कटाई बुआई सारी चीजें हो गई हैं और अनाज का ढेर लगा है। अब क्या करता है किसान, इस खेत में पड़े हुए अनाज के ढेर को अपने घर के अंदर जो गोदाम है, जो कमरा है, स्टोर है, उसके अंदर रखने की कोशिश करता है। लेकिन एक मुश्किल है, यानी एक समस्या है उसके सामने। क्या कि ये इस अनाज को अपने रूम में, अपने स्टोर में रखने के लिए उसके पास कोई बर्तन, कोई साधन नहीं है, कोई कट्टा नहीं है, कोई बोरी नहीं है, कोई कार्टून नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक हाइपोथेसिस मुझे लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, और मैं ले रहा हूं, मान लें आप कि उसके पास कोई भी साधन नहीं है। सिर्फ उसके पास उसके हाथ है और कोई भी साधन नहीं है। एक बार ऐसा अज्यूम कर ले, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है, उसके हैंड्स, हाथ हैं उसके। यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज व्हाट इज हैंड। वो अपने हाथों से क्या कर सकता है, अनाज को अंदर रख सकता है। तो आपको पता है जब कुछ भी चीजें नहीं है तो उसको उन हाथों का यूज करना पड़ेगा, और ये करता भी ऐसा है। ये किसान क्या करता है, अपने हाथों से, अपने मुट्ठी, इसे हम एग्जांपल के लिए क्या लेंगे, मुट्ठी भर भर वो अनाज उठाता है और सारा कहाँ रखता है, स्टोर रूम में रख देता है। ठीक, स्टोर रूम में सारा अनाज उसने रख दिया और उसने पाया कि उसको लगभग, मान लो आप, मैं बता रहा हूं इसलिए मान लो 5000 मुट्ठी अनाज था। वो कितना था, 5000 मुट्ठी अनाज था। और वो अनाज उसने स्टोर कर लिया और वो बेचने चला जाता है मार्केट में। ठीक है, क्या होता है, जाके जो भी जमींदार हैं, जो भी अनाज मंडी के अंदर लेने वाले, अनाज को रिसीव करने वाले, खरीदने वाले हैं, वहां जाके वो बताता है। तो पूछते हैं कितना अनाज है, बोलता साहब 5000 मुट्ठी है। तो वो कहता है ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही उसके जो पलदार होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, किसके पास, जो अनाज खरीदेगा उस शहर के अंदर, अनाज मंडी में, उस दुकानदार के, वो उनको बोलता है कि आप इस अनाज को क्या करो, मुट्ठी के अंदर तोलो। और बड़ी अजीब विडंबना है कि वहां भी कोई साधन नहीं है तोलने का। वहां भी सिर्फ और सिर्फ जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी मुट्ठियां ही हैं, यानी उनके हाथ ही हैं। तो क्या, जैसे इसने मुट्ठी में तोला वैसे ही वो तोलते हैं। अब ऐसा मान लो एक बार कि मैं कोई बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूं जहां पे साधन नहीं हुआ करते थे। अब जो काम करने वाले मजदूर थे वो उस किसान से, बेचारे से इकट्ठे थे, खूब धाकर चौड़े थे। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान दुबला पतला है तो हाथ छोटे होंगे,
और उनकी हाथ की मुट्ठियां बहुत बड़ी थी, समझ लो, हाथ की पाम जो थे वो बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो उन मजदूरों ने जब उसको चेक किया तो पता चला कि 2000 मुट्ठी ही अनाज हुए। क्यों हुए? क्योंकि किसान का हाथ छोटा था और वो तो बेचारा 5000 मुट्ठी लेके आया था और ये 2000, लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं है। वो बोल रहा है कि 5000, वो बोल रहा है 2000। समस्या 3000 मुट्ठियों का नुकसान किसान सोचता है अपने आप में, जबकि गलत कोई भी नहीं है। वो बोलता है क्या कि नहीं, देख लेते हैं बाबूजी, आपके सामने 2000 मुट्ठियां हुई हैं, और वो खुद अपने हाथों से 5000 गिन के लेके आया है। किसको गलत माने? कोई गलत नहीं है। समस्या क्या? समस्या सिस्टम में है। वहां पे अगर आप सोच के देखो, इन दोनों के सामने कुछ ऐसी चीज हुआ करती है, अगर मान लो, सोच लो, कुछ ऐसा चीज होता है इन दोनों के पास कि जिस हिसाब से किसान अपने खेत से वो अनाज घर के अंदर रखता और वहां से मार्केट लेके जाता, तो जिस चीज का वो अनाज को स्टोर करने के लिए यूज करता, अगर वही चीज उस दुकानदार के पास होती तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। बिल्कुल सही है, इन दोनों के पास तोलने की एक ही चीज होती। बहुत बढ़िया। यहां से मुझे अंदाजा लगा कि यार कुछ ऐसा तो होना चाहिए, यानी कुछ फिक्स साइज का कुछ होना चाहिए जिसके अंदर अनाज आए, या जो चीज में तोलो वो फिक्स साइज का होना चाहिए, जो उस किसान के पास भी होना चाहिए, जो उस शहर में दुकानदार के पास भी होना चाहिए। ठीक है, दैट इज फाइन। अब क्या करें? यहाँ जरूरत महसूस हुई, बिल्कुल सर हुई। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लेते हैं एक 25 साल का लड़का, 25 years young boy and a 5 years baby boy, दोनों 5 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। कितना? मैं बता रहा हूं एक बात जानने के बाद में, बट उनको नहीं पता ये सब चीजें। 5 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और आके एक जगह पूछते हैं, तो एक सीट दे दी जाती है इनको। जब ये आते हैं किसी भी, वहां पे बोलते हैं कि आप कितना दूर चल के आए हो, इस पेपर पे लिख के दो आप। तो बड़े वाला जो लड़का लिखता है वो लिखता है ठीक ही दूरी थी, ठीक ही दूरी थी, मतलब न बहुत कम न बहुत ज्यादा, ठीक दूरी थी। मैंने 5 किलोमीटर के हिसाब से लिखी है। लेकिन बड़े वाला बच्चा बोलता है बहुत दूरी है। जबकि मैं जानता हूं, और जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो भी जानते हैं, यही 5 किलोमीटर चल के आया, ये भी 5 किलोमीटर चल के आया है। लेकिन इस बड़े लड़के ने क्या कहा? ठीक ही दूरी थी। और छोटे वाले लड़के ने कहा यार बहुत ज्यादा दूर था। जबकि सही दोनों है, चल के 5 किलोमीटर आए हैं। तो जो चेक करने वाला है उनकी सीट को, क्योंकि जहां पे इन्होंने लिखा है, वो किसको गलत माने, किसको सही माने? जबकि हम जानते हैं दोनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे मुझे एक और उस आंसर चेक करने वाले के पास एक चीज, कि अगर मेरे पास वो दूरी को मेजर करने का कुछ तरीका होता तो मैं बता देता कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन मार्क, कि यार कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि आने जाने की पथ की लेंथ वगैरह को हम माप सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार विजुअलाइज करो कि इंडियन आदमी अमेरिका गया एक बार। विजुअलाइज की स्टोरी बता रहा हूं आपको। अमेरिका गया और जाके एक दुकान वाले को चावल खरीदने होते हैं, उसको बोलता है, आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा अपने प्राचीन भारत की जो हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत के अंदर हमारी जो चीजें चलती थी उसकी भी थोड़ी जानकारी आज मिलेगी। तो जाके दुकानदार को क्या बोलता है, उस टाइम भारत में क्या हुआ करता था, कि किलो वगैरह जो आप बोलते हो तो आज आया है, पहले हुआ करता था शेर। यानी जो पैसे हैं, रुपए बोलते हैं, उसमें भी अन्य हुआ करते थे। 16, 1 रुपए में 16 अन्य हुआ करते थे। 1 रुपए में 16 आने। तो जाके बोलते थे, जैसे बहुत सारे जो लोग अभी भी याद कर पा रहे होंगे, पहले जब 1 रुपए से छोटे करेंसी भी इंडिया में चलती थी, 50 पैसे 25 पैसे में बोलते थे, उस 50 पैसे वाले को हम 8 अन्य बोलते थे। और जो 25 पैसे की जो सिक्का हुआ करता था उसको बोलते थे चवन्नी, यानी 4 आने।
तो उस टाइम किलो को शेर बोला करते थे। तो होता है क्या, ये अमेरिका गया है एक इंडियन और जाके दुकानदार को बोलता है प्लीज गिव मी 2 शेर राइस। अब उसको सारा समझ में आ जाता है प्लीज गिव मी 2 शेर राइस, कि उसको राइस चाहिए और कितना चाहिए वो पता नहीं, क्योंकि वो इंडिया में ही चलता था उस टाइम। अब एक बात आपको और समझ में आ रही होगी, अमेरिका वाला उसको चावल दे तो देगा अगर वो क्या बोलते कि गिव मी 2 kg राइस, लेकिन उसने क्या बोला 2 शेर राइस। अब ये अमेरिका वाला नहीं जानता है, और अमेरिका वाला इंडिया आके बोले हैं प्लीज गिव मी 2 kg राइस, तो इंडिया वाला नहीं दे पाएगा। फिर एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे सर, क्या कि अगर ये जो वेट हम मेजर करते हैं, मापते हैं, इसका अगर पूरी दुनिया में एक ही नाम होता, अगर इसका एक ही नाम होता तो अमेरिका वाले को भी दिक्कत नहीं आती और इंडिया वाले को भी अमेरिका में दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे एक और समस्या है, एक और समस्या है बोलो तो एक और सवाल उठ खड़ा हुआ जिसका जवाब जानना जरूरी था। फिर एक बार मैं और रोल बैक करता हूँ, आपको एक एग्जांपल और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लेते हैं ये एक टेबल है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस टेबल पर ये मार्कर, अगर मैं इनको ऐसे बिछाना स्टार्ट कर दूं, ऐसे एक मार्कर ऐसे और एक मार्कर ऐसे और एक मार्कर ऐसे, ऐसे करके मैं बहुत सारे मार्कर इसकी सरफेस पे बिछाना चाहता हूं बहुत ज्यादा, तो कितने मार्कर मैं बिछा पाऊंगा इस पूरे सरफेस पे ऐसे मार्कर, ये मुझे काउंट करना है। कैसे करोगे? या इस पे बिछा के आप देख लोगे और बता दोगे कि सर इतने मार्कर आएंगे। लेकिन फिर एक समस्या और इजाद करता हूं मैं आपके लिए, अगर आपको न टेबल दी जाती है न ये मार्कर दिए जाते हैं, तो क्या आप बता सकते हो कितने मार्कर आएंगे इस पे? आंसर वुड बी नो। मैनी स्टूडेंट विल गिव द आंसर एज नो, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपको इस टेबल की डायमेंशंस पता हो, डायमेंशंस मतलब ये लेंथ पता हो, ठीक है लेंथ पता है सर, देख ली इतनी बड़ी लेंथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इसकी लेंथ एक्चुअल में नहीं पता है, किसी बच्चे के लिए ये लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी बड़े इंसान के लिए लेंथ क्या हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता जिससे इसकी लेंथ को मेजर करते और बता देते कि पूरी दुनिया एक ही लेंथ इसको बोल रही होती, तो ये वाला सिस्टम क्या रहता? आई थिंक एंड यू मस्ट ऑल्सो बी थिंकिंग कि हाँ यार ये भी सही रहता। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज हुआ कि यार चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ फिक्स चीज होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट फाइनल, मैं हर एक चीज का अलग अलग एस्पेक्ट ले रहा हूं आपके सामने, एक लास्ट फाइनल एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने। मेरे पास ये दो स्ट्रक्चर है, दो मूर्तियां हैं स्वामी विवेकानंद की। ये एक बार मुझे ही मिली हुई है सारी, तो मेरे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं मैं। अब मैं इन दोनों को हाथ में लेके पता कर पा रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे हाथ ऐसे फील कर पा रहे हैं कि यार इस वाले में वजन थोड़ा ज्यादा है और ये वाला थोड़ा हल्का नजर आता है। ये मुझे हल्का नजर आ रहा है और ये मुझे थोड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन कोई पूछ ले कितना भारी, तो मेरे पास आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास इनको मेजर करने की कोई सिस्टम नहीं है। इससे डबल भारी है, इससे 3 गुना भारी है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस दुनिया में कुछ चीजों के बारे में आपसी मतभेद, अपने आप को गलत साबित करने से बचाने के लिए अगर कुछ ऑप्शंस निकालना है, तो इस दुनिया में कुछ ऐसा मुझे बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा मुझे इजाद करना पड़ेगा कि अगर वो मैंने इजाद कर दिया तो कम से कम
ये वाली जो चीजें हमने डिस्कस की है ये वाली चीजें बंद हो जाएंगी, यानी कुछ ऐसी फिक्स चीजें आपको रखनी पड़ेंगी, पूरी दुनिया में ये बात पहुंचानी पड़ेगी। जैसे इसका वेट करना है तो इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी मशीन होनी चाहिए जो सब दुनिया में क्या हो, एक जगह हो। जैसे मैंने बोल दिया कि यार ये इसका वेट करने वाले, चलो मान लेते हैं 1 kg का होता है, तो मैंने जाके बोल दिया कि 1 kg, तो पूरी दुनिया जानती है आज की 1 kg कितना वेट होता है। और अगर ये चीज नहीं होती तो समस्या होती, हम इसका वेट पता नहीं क्या बताते और जहां पे इसको जाके तोलते वहां पे इसका वेट कुछ और नजर आता। इसका मतलब इन 3-4 एग्जांपल्स को देखने के बाद मुझे ये समझ में जरूर आया कि यार मेरे पास चीजों को मेजर करने के लिए क्या होनी चाहिए, कुछ ऐसी डिवाइस होनी चाहिए और वो फिक्स होनी चाहिए। फिक्स इन द सेंस कि वो कभी बदलनी नहीं चाहिए। जैसे उसकी मुट्ठी थी, उस दुकानदार के खेत में जाके, दुकानदार की अनाज मंडी में जाके जो मुट्ठी थी उसका, उसके अंदर आने वाले जो अनाज के दाने थे वो बदल गए, यानी मुट्ठी का आकार बदल गया, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ ये बच्चा ज्यादा समय बता रहा है, बड़े वाला कम बता रहा है, इनका जो एक्सपीरियंस है वो चीज ज्यादा हो गई, या फिर बोलूं तो बदल गई। तीसरा हमने क्या किया था, ये राइस वाला और सॉरी केजी वाला और शेर वाला, यानी अमेरिका में किसी चीज को जो फिक्स बनाया भी तो उसको कुछ और बना दिया, इंडिया में कुछ और था। तो जब इंटरनेशनली ट्रेवल करेंगे तो फिर हमारी दिक्कत आएगी। तो क्यों ना कुछ ऐसा चीज बनाया जाए कि पूरी दुनिया में उसको क्या बोला जाए, एक ही बोला जाए, ताकि कहीं कोई समस्या न आए। यानी चीजों को मापने के लिए कुछ डिफरेंट, या बोलते हैं तो कुछ पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए जो पूरी दुनिया जानती हो। और बहुत आजकल तो छोटे छोटे जगह पे, या फिर आप लोग भी देखते होंगे कई बार हमारे पास, मान लो किसी इंसान की हाइट मेजर करनी है, किसी इंसान की हाइट मेजर करनी है तो हमारे पास डिवाइस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, हम ये तरीका अपनाते हैं, अपने हाथ का स्ट्रेच करते हैं और देखते हैं कि हाँ, अब मेरे इस बोर्ड की अगर मैं लंबाई देखता हूं तो मेरा पता चलता है कि मेरा 2.5 पाम आया है, यानी मेरी जो हथेली है उसका लगभग 2.5 हिस्सा है। लेकिन अगर कोई मान लो बहुत छोटा बच्चा आता है, उसके लिए ये हो सकता है 5 पाम आ जाए, तो क्या हुआ, साइज बड़ी हो गई क्या? ऐसा तो नहीं है, साइज बड़ी नहीं हुई है, हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, जो डिवाइस थी, वो क्या हो गई है, बदल गई है। इसलिए समय की नजाकत ये बोलती है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि किसी को मापना है तो वो क्या होना चाहिए, पूरी दुनिया में फिक्स होना चाहिए। जैसे इंची टेप आ गया बाद में, या फिर स्केल आ गया, फीट आ गया, मीटर आ गया, ये बहुत सारी चीजें बाद में धीरे धीरे आई थी। तो इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, वो बात आप समझ पा रहे होंगे। क्यों कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं चीजों को मापने के लिए, चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे फिक्स चीजें होनी चाहिए, ताकि कहीं भी कोई प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आए, कहीं किसी प्रकार का मतभेद न हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चीजों को मापने के लिए कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि सारी दुनिया उसको यूज कर सके। इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट से हिंदी में बोलते हैं मात्रक और मापन। चैप्टर का नाम है मात्रक और मापन, लेकिन हम मापन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊंगा रीजन ऐसा क्यों है। मापन का मतलब है मापना, चीजों को मापना। जैसे मेरा वेट कितना है, इस स्वामी विवेकानंद जी का वेट कितना है, इनको मापना है। यहां से मैं दिल्ली जा रहा हूं तो दिल्ली से और मेरे गांव के बीच में जितने डिस्टेंस है उसको मैं कैसे बयां करूंगा, तो डिस्टेंस को मापने का कुछ फिक्स क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। दिल्ली तक जाने में मुझे कितना समय लगा, समय को मापने का भी कोई क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। तो मात्रक और मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट में मेजरमेंट क्या है कि चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि क्या नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, आपसे मतभेद नहीं हो, ज्यादा बड़ा लंबा छोटा ये वाली आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो। तो चीजों को मापना जरूरी क्यों है, ताकि पूरी दुनिया उसको एक साथ फील कर सके। या बोले मैंने बोल दिया यार 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है, तो हम मन सोचते हैं 2 किलोमीटर, क्योंकि हर एक इंसान ने अपने दिमाग में अपने आसपास के रीजन में कहीं ना कहीं सारी चीजें सेट कर रखी हैं। जैसे मैं पर्टिकुलर बोलता हूँ तो मेरे घर से हमारा जो बस स्टैंड है गाँव का वो 1 किलोमीटर है। तो जब भी कोई बोलता है कि यार 2 किलोमीटर की जर्नी तय करनी है तो फट मेरे दिमाग में
क्या चीज आती है कि यार घर से स्टैंड जाना है और स्टैंड से मुझे वापस घर आना है। ऐसी चीजें बहुत सारी आप लोगों ने की होगी। फिर दूसरा बोलते हैं यार उसकी हाइट है 12 फीट है, तो मैं सोचता हूँ यार मेरी हाइट है लगभग 6 फीट के आसपास है, 1-2 इंच कम है, तो मेरे से डबल ही होगा। तो ये चीजें क्यों है? इन सब चीजों के लिए ये सब चीजें की गई। अगर आप बोल दो कि मेरे हाथों की जो ये पाम की स्ट्रेचिंग है ये मेरी 10 आती है मेरी लेंथ में, तो मैं फिर मेरे वाली करके देखूंगा तो यार मेरी तो 20 आ रही है, तो वो चीजें सेट नहीं हो पाती हैं। इसलिए मात्रक और मापन पढ़ना जरूरी है, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना जरूरी है, ताकि दुनिया में कहीं भी जाए तो तोल मोल भाव लंबाई लेंथ इन सब चीजों को मापने के लिए मेजर करने के लिए कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो आपको समझ में आया होगा कि आखिर व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, एंड इट इज आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम डायमेंशन भी डालेंगे बाद में साथ में, सो अलग से करेंगे, थोड़ा सा बिट ऑफ एडवांस है इससे, लेकिन ये हम रियल लाइफ में महसूस कर पाए कि मात्रक और मापन पढ़ना जरूरी क्यों है। अब मैं बात करता हूं मात्रक की आपसे। अब आता हूं मात्रक क्या होता है। यार आपको एक बात बताता हूं मैं, जैसे ये मार्कर है, इसको छोड़ देते हैं हम। सोच लो कि पूरी दुनिया ने ये बोल दिया कि यार अगर आपको कोई भी प्रकार की लेंथ मापनी है, किसी भी प्रकार की लेंथ मापनी है, आपको एक ही काम करना है। क्या? आप इस पेन से मापोगे। इस पेन से मापेंगे? हाँ इस पेन से मापोगे। तो सर अब पेन से मापना है तो माप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान लेते हैं इस व्हाइट बोर्ड की हमें वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल लेंथ मापनी है, तो देखो कैसे मापेंगे हम। तो देखो कैसे मापेंगे हम इसको। एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 और 6 और लगभग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 6.25, क्या बोलेंगे कि 6.25 मार्कर। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इसकी लेंथ बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा, यार इसकी लेंथ है 6.25 मार्कर। मार्कर ही तो बोलोगे। मान लो कोई चीज होती वो इतनी बड़ी आती तो बोल देंगे कि 1 मार्कर है। लेंथ कितनी है? 1 मार्कर है। दूसरा और क्या सर? और मैं बताता हूं, मान लेते हैं ये वही विवेकानंद जी की है, लेंथ मापते हैं, तो ये वाली इसकी ब्रिथ जो चौड़ाई है इसको मापने की कोशिश करते हैं, तो 1 मार्कर और दूसरा मार्कर मान लेते हैं 7.5 के आसपास आया, तो हम बोल देंगे विवेकानंद जी की जो हाइट है वो 1.7 मार्कर। हाँ सर बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। मैं फिर बता रहा हूं, इस तरीके से आप सबसे बेस्ट वे में समझ सकते हो। फिर मैं बात करता हूं इस बोर्ड की लेंथ कितनी है। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 4 मार्कर, इसकी एग्जैक्ट 4 आ रही है। तो इस बोर्ड की, इस टेबल की जो लेंथ है ये कितनी आ रही है? 4 मार्कर आ रही है। इसका मतलब हम बोलेंगे 4 मार्कर। अब सोचो इस पूरी दुनिया में इस मार्कर को फेमस कर देते हैं कि आपको अगर किसी प्रकार की लेंथ मापनी है तो आपको मार्कर से ही मापनी है। तो आज पूरी दुनिया क्या पढ़ रही होती? मेरी हाइट बोला 10 मार्कर, तेरी बोला 7 मार्कर। यस, तो हम क्या करते हैं, इस मार्कर को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देते हैं। किसी भी टाइप की अगर लेंथ आपको मेजर करनी है, मापनी है, इस मार्कर से मापोगे। तो पूरी दुनिया में ये बात सर्कुलेट हो चुकी है कि एक मार्कर कितना साइज है। सबके दिमाग में ये चीज छप चुकी है कि एक मार्कर कितना बड़ा होता है, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं। यही चीज हुई किसके साथ? मेजरमेंट के साथ। तो आप अब क्या कर रहे हो, इस टेबल की जिसकी लेंथ आपने मैच की है या फिर मेजर की है, वो आई है 4 मार्कर। 4 मार्कर। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये मार्कर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 4 × 1 मार्कर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो 4 × 1 मार्कर। अब आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि 4 क्या है, बाद में बताएंगे, और 1 मार्कर क्या है मैं आपको फिर बताता हूं। आप देखें तो देखें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर। ये 4 जो है ये उस डिजिट को बताता है जितनी बार ये जो 1 मार्कर हमने स्टैंडर्ड माना है इसको रिपीट किया है उसको मापने में। क्या सर?
कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर बताता हूं। 4 मार्कर का मतलब 4 इंटू 1 मार्कर, इसका मतलब 4 क्या है? 4 तो सर जितनी बार आप इस मार्कर को इस टेबल के ऊपर जितनी बार आप इसको शिफ्ट करोगे आगे मापने के लिए, वो कितनी बार है, वो काउंट है 4 मार्कर। तो अच्छा, तो 1 मार्कर क्या है सर? 1 मार्कर एक स्टैंडर्ड लेंथ आपने पहले ही मान ली और उसको आपने क्या करना है? रिपीट करना है। तो जो स्टैंडर्ड लिमिट या बोल दो तो स्टैंडर्ड लेंथ एज फार एज टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कंसर्न, तो जब किसी की लेंथ मेजर करते हैं उसके लिए हम क्या मानते हैं? कोई लंबाई मानते हैं कंसर्न के लिए, या फिर बोलते हैं तो रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो सर 4 का मतलब तो ये समझ में आ गया कि इस मार्कर को कितनी बार आपने उठा के रखा है, यानी उस टेबल को मापने के लिए, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए मार्कर कितनी बार यूज करना पड़ा उठा के, वो तो है काउंट 4। तो सर ये 6.25 क्या था? ये 6.25 था। इस बोर्ड की लेंथ जब आपने मापी तो आपको पता चला कि 6 बार तो मार्कर ऐसे उठा के आपने रखा और लास्ट में जिस मार्कर का चौथा हिस्सा था वो और साथ में क्या किया था? यूज किया था। और सर 1.75 मार्कर क्या है? ये 1 मार्कर तो पूरा आया था और दूसरे चक्कर में ये कितना आया था? तीसरा हिस्सा इस मार्कर का आया था। इसका मतलब सर ये वाली चीजें तो मुझे समझ में आ गई कि वो चीज है जिसमें जो चीज हमने स्टैंडर्ड मानी है उसको कितनी बार उठा के रखा है, वो तो ये चीज है। ये जो मैथ के अंदर जो चीज लिखी हुई है, न्यूमेरिकल चीज, आंकिक मान जिसे बोलते हैं, ये तो सर उठा के रखा हुआ ये चीज है। लेकिन आगे लिखा हुआ है ये कुछ एक बात है, यानी ये बार बार सब में एक आ रहा है मार्कर, इसी को क्या बोलते हैं? मात्रक। और अंग्रेजी वाले इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। ओहो, इसका मतलब सर अगर मुझे यूनिट की डेफिनेशन देनी है, अगर मुझे मात्रक की परिभाषा देनी है, तो मैं तो ऐसे बोलूंगा कि कोई भी प्रकार की चीजें आप माप रहे हो, ये तो हम लेंथ माप रहे हैं, और अगर हम किसी का वजन माप रहे होते तो मे बी 4 kg 2 kg वगैरह वगैरह कर देते, या जो चीज भी करते, एक बार यहाँ पे कंसर्न कर रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। यानी मात्रक की अगर डेफिनेशन इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं समझ पाया हूं तो वो ये है कि मात्रक कुछ नहीं होता है, वो कुछ एक फिक्स, अगर लेंथ की बात करते हैं तो मात्रक की डेफिनेशन क्या बनेगी कि लेंथ के केस में मात्रक और यूनिट कुछ नहीं होती है, एक फिक्स लेंथ होती है जिसको बार बार रिपीट करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मुझे मिल सकती है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, यानी मात्रक एक ऐसी स्टैंडर्ड, क्या है? स्टैंडर्ड लेंथ है। सर गलत बोल रहे हो, बहुत सारे लोग सोच रहे गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि लेंथ क्यों यूज किया? मैं फिर बता रहा हूं, भूल जाओ दुनिया में लंबाई के अलावा कुछ और होता है, वेट, टाइम, साइन, कुछ नहीं, भूल जाओ एक बार, सोच लो लेंथ ही लेंथ है। तो इसका मतलब मात्र क्या हुआ? एक ऐसी फिक्स वैल्यू हुई, उस वैल्यू को अगर बार बार रिपीट कर रहे हो तो इस दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक चीज की लंबाई तुम निकाल सकते हो। तो वो एक स्टैंडर्ड जो लिमिट आपने लंबाई की जो मानी है, जो पूरी दुनिया में भेज दी है, उसको क्या बोलेंगे? मात्रक बोलेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। मात्रक कुछ भी नहीं है, एक स्टैंडर्ड क्या है, खुद अपने आप में ही एक क्या है? एक लंबाई है। अगर मैं स्टैंडर्ड लेंथ की बात करता हूं तो इसके केस में मात्रक क्या होगा? इसके केस में मात्रक अपने आप में एक छोटी सी लंबाई है जिसको मैंने फिक्स कर दिया और पूरी दुनिया में भेज दिया कि इसी से आप सारी की सारी लंबाई मापोगे, तो ये बन गया, एक मात्रक बन गया। जिस चीज को बार बार रिपीट करने से हर एक चीज की क्या मिल जाए? लेंथ मिल जाए, उसी को क्या बोल देंगे? मात्रक। तो सर परिभाषा, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड पैरामीटर, या बोलते तो एक स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड ही बोले हिंदी के अंदर, मुझे नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। एक स्टैंडर्ड डाटा है, चाहे वेट हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, चाहे लेंथ हो, चाहे एरिया हो, जो कुछ भी हो, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा कुछ भी आप जो मन में आप बोलना चाहते हो वो बोल दो। लेकिन बात यह है कि मात्रक उसी को बोलेंगे अगर उसके बार बार रिपीटिशन से, बार बार दोहराने से, पुनरावर्तन करने से आप किसी भी भौतिक राशि की वो लंबाई है तो लंबाई, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान, और आयतन है तो आयतन, यानी वॉल्यूम है तो डेंसिटी है तो एरिया है तो सरफेस एरिया, व्हाटएवर इट इज,
जो कुछ भी आप बार बार उसको यूज करके क्या कर सकते हो, मेजर करके रिपीट करके उसको मेजर कर सकते हो, वही छोटी सी चीज क्या है, मात्रक है। तो मात्रक भी, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो अपने आप में एक लंबाई ही है। हाँ सर बिल्कुल। तो अभी तक आप समझ पाए होंगे कि मापन हमारे लिए जरूरी क्यों था। इन एग्जांपल से आप समझे होंगे मापन यानी मेजरमेंट चीजों का जरूरी क्यों है। दूसरा केस, मात्रक क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है। पहले से वैज्ञानिकों ने, फिजिक्स वालों ने, केमिस्ट्री वालों ने, साइंस वालों ने एक क्या कर दिया, पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया। लंबाई मापनी है तो एक छोटी सी कोई लंबाई काट के रख दी और बोल दिया कि इसको ये नाम बोलेंगे, और उसको पूरी दुनिया में भेज दिया और बोला इससे पूरी क्या करो, दूरी माप लो, लंबाई माप लो, लेंथ मेजर कर लो। अब जहां कहीं भी कोई जाके पूछे आपकी हाइट कितनी है तो उसके हिसाब से बतानी पड़ेगी। ये नहीं कि मैंने हाथ से वाले जो यूज किया तो कितने आए और फिर मैंने ऐसे स्ट्रेच किया तो कितना है, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा, जो वैज्ञानिकों ने, जो सब लोगों ने बोला है उस पेन से मापने की कोशिश करेंगे। दूसरा, एक और आप लोग जानते होंगे, हाँ यस, ये इंची टेप में लेके आया हूं, इसमें ये स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर को आप देखोगे तो ये 1 मीटर ही होता है। यहां से लेके यहां तक की अगर आप लेंथ देखोगे तो ये 1 मीटर नहीं, शायद ये बड़ा है। यस, ये मीटर इंची टेप मैं लेके आया हूं। इसमें देखें तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर आ रही है, दैट इज 1 मीटर। यस हाँ, 1 मीटर। यानी यहां से लेके, मैं आपको एक बार टिक करके बताता हूं, यहां से लेके और यहां तक की जो लेंथ आई है, इसके बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। और आज मैं इसे 1 मीटर बोल रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है कि 1 मीटर इतना ही होता है। आप अगर यहाँ से अमेरिका चले जाओगे तो ये नहीं है कि कोई ये बोल देगा कि ये 1 मीटर इतना होता है, 1 मीटर इतना होता है, नहीं। यानी ये जो इंची टेप है, जो मेजरिंग टेप है, इसको पूरी दुनिया में इसकी लेंथ फिक्स है। और उससे पहले क्या हुआ करता था, हो सकता था अपने हाथों से माप लेते, अपने अंगुलियों से माप लेते, तो वो इंसान बदलने से अंगुलियां और हाथों की लंबाई भी बदल सकती थी। इसलिए आज के लेक्चर को मैं इतना ही सम अप करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये कि ये चैप्टर पढ़ना जरूरी क्यों है। दूसरा, चैप्टर के अंदर जो मेन चीज है दैट इज मात्रक एंड मापन एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, वो क्या होती है। तो बेसिकली अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो अभी तक हमने 11th क्लास स्टार्ट नहीं की है, बट स्टिल ये एक ओवरव्यू है, ये इस चैप्टर की छोटी सी आधारशिला है, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं, क्या चैप्टर इसमें टॉपिक्स आएंगे, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इस चैप्टर को 11th क्लास के अंदर सबसे पहले 1 नंबर पे डालने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो आप सीखोगे पूरी जिंदगी भर आप उसको यूज करोगे, और पूरी जिंदगी भर फिजिक्स जो पढ़ोगे उसमें आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जानबूझ के ये लेक्चर डिजाइन किया है ताकि आपको समझ में आए कि ये चैप्टर पढ़ना जरूरी क्यों है। हम कोशिश करेंगे हर एक चैप्टर से पहले एक क्लास ऐसी रखी जाए कि ये समझ में आए कि आखिर ये चैप्टर फिजिक्स में क्यों डाला गया, आखिर इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी क्यों था। तो शायद आप उसको चैप्टर को और अपने आप को कनेक्ट कर पाओ कि आखिर क्या वजह है मुझे ये चीज पढ़नी चाहिए। तो टेक्निकली हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बट फिर भी मैं बता रहा हूं ये क्लास देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका व्हाई आई शुड रीड, व्हाई आई शुड स्टडी दिस चैप्टर वुड हैव बीन क्लियर्ड नाउ, कि क्यों ये सब चीजें मुझे पढ़नी जरूरी है। इधर साथ में 12th क्लास का भी चल रहा है, तो जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे फोकस करें, और जो नॉन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो 11th क्लास की टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं, साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। और फिर मैं आप लोगों से अगेन रिपीटेडली मैं बोल रहा हूं कि जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, मे भी नीचे पट्टी के रूप में चल भी रहा होगा, उससे आप जाके ज्वाइन करें, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। अभी मैंने शायद किसी भी टॉपिक्स के नोट्स उसमें नहीं डाले हैं, रीजन बीइंग कि अभी बहुत सारे लोगों को अभी स्टार्ट हुआ है तो पता नहीं चल पाया, 10 12 13 15 लोग ही उसके अंदर आए हैं। फिर भी मैं क्लियर बोल रहा हूं कि जो चैप्टर्स स्टार्टिंग से करवाएं, हर एक चैप्टर के आपको बिल्कुल अच्छे लैंग्वेज में, अच्छी भाषा में और हैंड रिटन बहुत बढ़िया नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप तो बस देखते रहें, पढ़ते रहें, और जिन जिन बच्चों को जरूरत है उनके साथ बिल्कुल शेयर करते रहें।
घर पे रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।